हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं अमित ऑनलाइन स्टडी में। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है प्रश्नावली 1.3। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक रखना चाहूँगा, ज़रा आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या हो तो वह किस फॉर्म में होना चाहिए। वह कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या a/b भी मान सकते हैं आप, a/b भी मान सकते हैं, चाहे p/q भी मान सकते हैं। कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या के फॉर्म में होगी, वो परिमेय संख्या होगी तो ये बट्टा के फॉर्म में होगी। ये जो बट्टा देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं p/q, तो इसके फॉर्म में रहेगी। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर ये होगा कि ये जो p है और ये जो q है, तो ये p और q दोनों एक क्या होगी, दोनों एक सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। अब बोलेंगे भैया इस सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वैसे संख्या जिसका HCF निकालते हैं, तो HCF कितना आता है, HCF अगर 1 आता है तो वह संख्या कहलाता है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी भिन्न ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लिए भिन्न 2/8 लिए। ठीक है, अब तो बोलेंगे कि 2 और 8 का हम लोग अगर 2 और 8 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो 2 आता है। ठीक है, 2 और 4 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो 2 आता है। तो आप तो गलत ना बोल रहे हैं कि ये दोनों एक सहअभाज्य संख्या होता है, ये जो यहाँ पे p है यहाँ पे q है, ये एक सहअभाज्य संख्या होता है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो ये 2 ये कट जाता है, कट गया तो 1 होगा। ठीक है, 1/4। अब देखो 1 और 4 को निकाल दोगे HCF तो भाई साहब मेरे 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, तो सहअभाज्य होता है। क्या होता है, सहअभाज्य होता है। और कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 21 बटे ले लेते हैं, 21/18 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 21 और 18 का अगर HCF निकालते हैं तो HCF हमें 3 प्राप्त होता है। निकाल के देख लीजिए, 21 और 18 का HCF 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब 21 और 18 का HCF 3 प्राप्त होता है तो ये कहना गलत ना होगा कि यह सहअभाज्य संख्या है। अगर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो ये p/q के फॉर्म में आइए ना सकता है। अब देखिए 21/8 है, 21 की 3 से कट जाएगा 7 बार में, या 3 से कट जाएगा 6 बार में। आप 7 और 6 का HCF निकाल के देख लीजिए, 1 आएगा। ठीक है, तो यही बेसिक था, मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता था। चलिए अब क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हल लिख देंगे और एक डैश दे देंगे और 2 ऊपर में ऐसे करके बिंदा दे देंगे। अच्छा लगता है, परीक्षा जो लेगा आपको उसको अच्छा लगेगा, मार्क आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखते हैं, अगर कोई संख्या आपको परिमेय निकालने के लिए बोले तो आप अपरिमेय मानिए, और अपरिमेय निकालने के लिए बोले, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले तो अपरिमेय मानिए। देखिए यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो मैं अपरिमेय मान लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई चीज़ किसी के बारे में सिद्ध करना है, कोई चीज़ आपको किसी के बारे में सिद्ध करना है तो आपको
उल्टा उसके बारे में करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सूरज क्या है कि सूरज एक लड़का है, ठीक है। मान लीजिए कि सूरज एक लड़का है, सूरज जो है एक लड़का है, और किसी ने कह दिया कि सिद्ध करो कि सूरज एक लड़का है, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना कि सूरज एक लड़की है, ठीक है। अब ये आप तो लिख दिए माना कि सूरज एक लड़की है। अब उसका हम कंक्लूजन लिखा लेंगे कि सूरज का लंबा लंबा बाल है कि नहीं, तो वहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख लेगा, तो ये भी नहीं लिखो, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे करके हम सूरज का सारा कंक्लूजन निकालते जाएंगे, तो लड़की के कंक्लूजन से उसका मैच नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो हम लिख देंगे था हमारा मान्यता गलत था, सूरज लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, ठीक है। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है क्वेश्चन। हम भी इसी प्रकार यहाँ पे इसी स्ट्रेटजी के साथ बनाएंगे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख देने के बाद आप देखिए, अगर √5 एक अपरिमेय संख्या होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी हम आपको बताए हैं कि √5 अगर अपरिमेय संख्या होगा तो वो P/Q के रूप में हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है। P/Q के रूप में हो जाएगा, जहाँ ये P और Q क्या होता है, तो जहाँ P और Q पूर्णांक तथा सहअभाज्य है, यहाँ से लिख दीजिए अभाज्य है, ठीक है। यहाँ पर P और Q, ये जो P है ये जो Q नज़र आ रहा है, ये दोनों पूर्णांक है और सहअभाज्य दोनों है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। इसमें स्क्वायर है तो वो हट जाएगा, स्क्वायर रूट जो है अगर वर्ग करेंगे तो दोनों हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पे √5 का वर्ग आ जाता है, √5 का वर्ग आ जाता है, और ये यहाँ पे P और Q का वर्ग आ जाता है, ठीक है। अब √5 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 का अगर वर्ग कर देते हैं तो आ जाता है 5, और ये आ जाता है P के स्क्वायर और बट्टा में Q के स्क्वायर। इतना अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मान लीजिए बट्टा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 को करेंगे तो 5Q स्क्वायर आएगा, 5Q स्क्वायर आएगा। अगर 1 को P स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए अगर इस Q स्क्वायर को हम इस साइड रखेंगे तो इस साइड यहाँ पे गुना में है, इस साइड आके ये भागा में आ जाएगा, इस साइड भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 अगर P को विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। देखिए ये कह क्या रहा है, यहाँ पर बात हम लोग वो समझते हैं ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, देखिए एक पेज ले लेते हैं, यह कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर हम कर देते हैं, कितना होता है 25 है, और कोई संख्या इधर 5 है, ठीक है। अगर ई5 25 को विभाजित करता है यारो, ई5 अगर 25 को विभाजित करता है तो इसका रूट जो है 5, इसको भी ये विभाजित करेगा, ठीक है। और कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये है 8 ले लेते हैं, 8 2 को विभाजित करता है ना, तो इसका आप वर्ग कर दीजिए, घन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो सभी को ये 2 विभाजित करेगा। बात अगर यहाँ पे क्लियर हो गई होती तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही स्ट्रेटजी हम लगाएंगे कि
यदि यदि पाँच पी स्क्वायर को विभाजित यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिख करके मात्र आपको क्या करना है कि कोष्ठ में दे करके आप कथन 1 लिख दीजिए, कथन 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ मानना होगा, एक चीज़ आपको मानना होगा। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर के नीचे में क्या है, 5 है। अगर पी स्क्वायर के नीचे में 5 है तो आप यहाँ पे पहले हमको लिखने दीजिए, माना कि p बराबर 5 की। यहाँ पे k की जगह पर m a कुछ भी आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे अगर 2 रहता तो p बराबर हम 2 के मानते। यहाँ पर अगर 7 रहता तो p बराबर हम 7 के मानते। यहाँ पर जो रहेगा आप p बराबर उतना, यहाँ पे k की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ऊपर का जो है p, तो p ही मानना है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गई बात। अब देखिए p बराबर 5 के लिखे तो p का मान यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ई p का मान हमको इस समीकरण में भरना, ई p का मान निकला है यहाँ पर, माने हैं, इसको हमको इस समीकरण में भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, अब ये समीकरण 1 में अगर हम p का मान रख देंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, तो q स्क्वायर है, p के जगह पे हम 5 के रख दिए और 5 के का स्क्वायर कर दिए, बटे में 5 है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे q स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर बटा में 5 है। अब देखिए q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको इस साइड अगर पलट लेंगे, 5 को, ये 5 है, इसको हम इस साइड ला लेंगे और q को इस साइड दे देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो दे दीजिए ना, काहे का लेट, ये 5 के स्क्वायर को हम इस साइड दे देते हैं और q को इस साइड दे देते हैं। ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 5। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा जो मैं आपको कुछ देर पहले समझाया है कि यदि कोई संख्या q स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या q को भी विभाजित करेगा। स्क्वायर को अगर हम ढक दे तो सिंगल q को भी वह संख्या विभाजित करेगा। ठीक है, आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरह मालूम होगा क्योंकि मैंने अभी ही समझाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर वही बात हम फिर से लिख दें कि यदि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यदि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसको कथन 2 हम मान लेते हैं, कथन 2। अब देखिए कथन 1 और कथन 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है, कथन 1 और कथन 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है
यहाँ पर क्यू को 5 विभाजित करता है और यहाँ पर पी को 5 विभाजित करता है। इस प्रकार अगर क्यू को 5 विभाजित करता है, देखिए यहाँ पर क्यू को भी 5 विभाजित करता है। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे क्यू कोई संख्या है, यहाँ पे पी क्यू संख्या है, क्यू का भी गुणनखंड जो है 5 है और पी का भी गुणनखंड 5 है, तो आप बोलिए कि इसका एचसीएफ जो है कभी एक संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसका एचसीएफ, इसका कॉमन फैक्टर जो है गुणनखंड इसका 5 है, इसका भी 5 से ये कट जाता है, ये भी 5 से कट जाता है, तो एक कभी संभव है? ये कदापि संभव ही नहीं है। अगर संभव नहीं है तो बोलिए ये क्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ, कभी नहीं हो सकता है परिमेय संख्या। अब देखिए, अब कुछ बात है वहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। दोनों पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी और क्यू का एचसीएफ 5 होगा, एक नहीं। देखिए पी और पी क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, ठीक है। पी और क्यू यहाँ पे समझ में आ गया कि दोनों 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी और क्यू का एचसीएफ एक नहीं होगा, विभाज्य है। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए पी और क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इससे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमको परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो परिमेय मानेंगे। सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए, इससे पिछले प्रश्न में बात किए थे, कि अगर कोई भी हमें संख्या दिया रहे, उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले तो हमको परिमेय मानना है। उसको अगर हमको परिमेय सिद्ध करने के लिए बोलना है तो हम लोगों को परिमेय मानना है। यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो हम लोग परिमेय मान लेते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि अगर अपरिमेय संख्या होता है, सॉरी परिमेय संख्या होता है तो किसके फॉर्म में रहता है भैया, पिछले प्रश्न में डिस्कस किए हुए हैं। अगर ये परिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, तो ये किसके फॉर्म में रहेगा, पी बटे क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू क्या होता है, जहाँ पी क्यू सहअभाज्य है, जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे हमको करना क्या है, अब आगे हमको करना है, देखिए यहाँ पर अगर हम 3√2 यहाँ पे, ठीक है, 3 2√5 प्लस में बराबर में पी बटा क्यू है, तो अगर हम ये 3√5 को इस साइड रखें, सॉरी 2√5 को इस साइड रखें और 3 को इस साइड भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 2√5 जो है ना, इसको इस साइड रख लिए और प्लस में पी बटा क्यू को 3 को जो है ना इस साइड हम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस साइड का हम लोग क्रियाक्रम कर लेते हैं, 2√5 को इस साइड रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 दे देते हैं, एलसीएम क्यू हो जाएगा, एलसीएम क्यू होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे पी माइनस 3 क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे ये गुना में है, इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा, यहाँ पे ये गुना में है, इस साइड आएगा तो किस में, भागा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 3√5 1/2 इंटू पी माइनस 3 क्यू और बट्टा में क्यू, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 5 और पी माइनस 3 क्यू बट्टा में 2 क्यू, इस प्रकार ये हुआ, यहाँ तक आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, और इस बगल का जो है p माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू, इसको हम लोग परिमेय कह रहे हैं। तो यह संभव हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या हो, यह तो संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना हमारा ये संख्या 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग बता रहे हैं कि ये परिमेय संख्या के बराबर है। ये कभी हो सकता है कि अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो, या नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ p माइनस 3 क्यू बट्टा 2 क्यू √5 के बराबर है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिख देते हैं, यह संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो। ठीक है, इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार यह प्रश्न सिद्ध हो जाता। प्रश्न है प्रश्न वाला 1.3
थ्री के क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1/√2। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को पता है कि जब हम लोग सिद्ध करते हैं तब कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि यह संख्या क्या है, तो यह संख्या परिमेय है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि यह संख्या परिमेय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1/√2 को हमको सिद्ध करके बताइए कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 को हम लोगों को सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो हल दे करके ये दे देते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। ठीक है ना, यहाँ पर माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। लिख माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान दिए। ठीक है, अब देखिए 1/√2 को अगर एक परिमेय संख्या मान दिए हैं तो हमको क्या करना है, तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा P/Q के बराबर में, जहाँ PQ क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक, जहाँ P और Q पूर्णांक तथा सहअभाज्य, यहाँ पे लिख देते हैं सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर कर दिए। अब देखो यहाँ पे √2 है, √2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वर्ग करना पड़ता है, इसीलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखो दोनों तरफ अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो क्या होता है, 1/√2 है, 1/√2 है, इसको वर्ग कर देते हैं। इस साइड P/Q है, इसको वर्ग कर देते हैं। 1/√2 को अगर वर्ग करते हैं तो 1 का 1 है और 2 बाहर निकल जाता है, P² EQ² हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 को करेंगे तो 2P² हो जाएगा, इधर Q² हो जाएगा। फिर वही बात जो है ना √5 को सिद्ध करने में हुआ था वही करेंगे यहाँ पर में। देखिए यहाँ पे P² हो जाएगा और इस साइड आएगा तो ये Q² बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप √5 वाला वीडियो प्रश्न देखें तो ये समझ में आ जाएगा तुरंत। अंक गणित यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये 2 Q² को विभाजित करता है, 2 जो है Q² को विभाजित करता है तो 2 Q को भी विभाजित करेगा, यही यहाँ पे लिख देते हैं। यदि 2 Q² को विभाजित करता है तो 2Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने ये लिख दिए। अब देखिए एगो चीज़ मानना पड़ता है, एगो चीज़ हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मानना अब क्या पड़ता है कि आप लोग कहे हुए कि क्या मानना पड़ता है। देखिए यहाँ पे Q² है, यहाँ पे 2 है, अगर 2 है तो 2 के मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। फिर माना कि Q बराबर 2 के, ये Q है तो यहाँ पे Q का मान रख देते हैं, जितना नीचे में रहेगा हम लोग उतना मान लेंगे। यहाँ पे 5 रहता तो 5 मान लेते। ठीक है, अच्छा रहता। अब देखिए Q का मान समीकरण यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको Q का मान 1 में रखने पर
क्यू का मान समीकरण 1 में रख दिए तो समीकरण 1 क्या कहता है, पी स्क्वायर है। क्यू के जगह पे 2 के मान रख दिए और देखिए इसका स्क्वायर कर दिए। इस प्रकार पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 2 2 2 जा 4 के स्क्वायर बट्टा 2। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों, इसका जगह चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। इसका जगह इस प्रकार चेंज कर देते, इसको इस साइड ला लेते, इसको इस साइड ला लेते। तो 2 के स्क्वायर को इस साइड ला लिए और पी स्क्वायर को इस साइड ला लिए, ठीक है। अगर 2 के स्क्वायर को इस साइड ला लिए, पी स्क्वायर को इस साइड ला लिए। अब देखिए के स्क्वायर को इस साइड रखते हैं, इस साइड गुना में है, 2 है गुना में, इस साइड आकर के भागा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही कथन लागू हो जाएगा। यदि 2, यहाँ पे लिखिए देते हैं, यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है। यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 है ना, क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक हो गई। अब आगे लिखते हैं। अब आगे इसको हम लोग कथन 1 मान लेते हैं, लिखने में आसानी होगी हम लोगों को। कथन 1 और ये जो है इसको कथन 2 मान लेते हैं, कथन 2, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या क्या लिखते हैं हम। आगे देखिए आगे क्या लिखना है कि आप उस दोनों कथन में देखें, इस दोनों कथन में देखें ना कि यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो क्यू को भी विभाजित करेगा। 2 क्यू को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है यहाँ पर पी को भी विभाजित कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे पी लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 क्यू को भी विभाजित करता है और 2 पी को भी विभाजित करता है। यहाँ पे समझ लेते हैं फिर से एक बार कि देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या है, मान लीजिए पी और मान लीजिए क्यू, ठीक है। हम कह रहे हैं अगर पी क्यू, ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू परिमेय तब होगा जब इस दोनों का मोसो जो है वो 1 आएगा। मोसो 1 कब आएगा, जब इसका गुणनखंड 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये 2 से भी विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है, तो गुणनखंड 2 न हो जाएगा। अगर गुणनखंड 2 हो जाएगा तो मोसो 1 कैसे हो जाएगा। अगर मोसो 1 नहीं होगा तो ये जो है ये परिमेय कैसे हो जाएगा, सॉरी परिमेय कैसे हो जाएगा, परिमेय न होगा। यही सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कह रहा था। अब देखिए अब लिखते हैं अगले पेज में, ठीक है। अगले पेज में अब लिखना चालू करते हैं। अगले पेज में हमको लिखना है कि यहाँ 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, अतः लिख देते हैं। अतः यहाँ ये क्यू है, क्यू को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर ये दोनों इसको विभाजित करता है तो क्या होगा, तो P और Q का
में से एक नहीं हो सकता है। और P और Q सहअभाज्य संख्या भी नहीं हो सकते हैं। अगर सहअभाज्य संख्या होबे नहीं करेगा तो ये P और Q जो है वो कभी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का रूले है कि उसका P और Q जो है होगा दोनों अभाज्य सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अतः हमारा मानना गलत था। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों का ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 का 3 के 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 7√5 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 7√5। ठीक है, अब हम लोग को यह सिद्ध करना है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम क्या बोले कि अगर अपरिमेय संख्या मांगे तो परिमेय संख्या मानना है, तो मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखना है माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी परिमेय संख्या होता है, जैसे 7√5 अगर परिमेय संख्या है तो भाई साहब ये P/Q के फॉर्म में होगा ना। देखिए यहाँ पे P/Q, जहाँ पे P/Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये दोनों सहअभाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो सहअभाज्य होगा। ठीक है, जहाँ P और Q सहअभाज्य होगा। ये वैसे आप लोगों के समझने के लिए लिखे, यहाँ पर आप लिखेंगे तो P और Q भी लिख सकते हैं, ऐसे करके P और Q सहअभाज्य होगा। ठीक है, या इस प्रकार हम लोग लिख दिए ना। अब देखिए, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है इस चैप्टर में। देखिए, इस 7 को हम इस साइड लेके जाएंगे, अब गुना में इस साइड आके क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा ना। तो देखिए, यहाँ पे √5 को इस साइड रखिए, 7 को इस साइड ला के दे दीजिए, तो भागा में जाएगा तो 1/7 इंटू P/Q लिख दीजिए। ठीक है, √5 है बराबर P/7Q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, हमको पहले से पता है कि ये जो है √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, और हम कह रहे हैं कि P/Q जो है ये परिमेय संख्या है। ऐसा संभव है कि रूट जो ना अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या हो? यह कदापि संभव नहीं है। ठीक है, देखिए, हम लोग यहाँ इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ P/7Q √5 के बराबर है जो, यानी √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
जहाँ P/7Q √5 के बराबर है, जो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे है भी लिख दीजिए, ठीक है। और यह जो है यह संभव नहीं हो सकता है कि एक परिमेय संख्या के बराबर में एक अपरिमेय संख्या हो, इसीलिए यह संभव नहीं है। लिख दिए ये। अब देखिए, अतः हमारा मानना गलत था कि अतः हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने ये प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आपको यह प्रश्न उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है। 3 का तीसरा भाग है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है 6+√2। ये पाठ हम लोग को आज सिद्ध करना है। इस सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए। सवाल 3 नंबर है। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम हल लिख देंगे। हमको पता है कि जब कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहता है तो हम उसको मानते हैं परिमेय, ठीक है। अपरिमेय कहते हैं निकालने के लिए तो परिमेय मानते हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख देते हैं माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर 6+√2 एक परिमेय संख्या है तो 6+√2 किसके बराबर होगा? परिमेय संख्या P/Q के बराबर होता है। तो 6+√2 किसके बराबर हो जाएगा? तो P/Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ P/Q क्या रहता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कि 6+2 ये इधर √2 जो है 6+√2, अगर हम इस 6 को इस साइड लेके चले जाए तो ये प्लस में है, इस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएगा ना। तो देखिए लेके जाते हैं, √2 को हम इसी साइड रखते हैं। उसके बाद P/Q और इस 6 को इस साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाता है, बट्टा में 1 लगा दीजिए। अब देखिए √2 है, इस साइड का क्रियाक्रम कर देते हैं। Q का यहाँ पे जो है एलसीएम Q ही आएगा। और देखिए इससे हम अगर भाग देते हैं तो 1 आता है। 1 को अगर हम गुना करते हैं P में तो P ही आता है, ठीक है। और P में से माइनस करते हैं या Q, और 1 को भाग देते हैं तो Q आता है। और यहाँ पे 6 से Q को गुना करते हैं तो 6Q आता है। इस प्रकार ये इधर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि √2 जो है पहले से ही अपरिमेय है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है, जो कि हम कह रहे हैं कि ये P-6Q/Q के बराबर है, जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं? परिमेय मान रहे हैं। यह कभी संभव हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो? यह कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः हम लोग लिखेंगे
यहाँ यहाँ ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं यहाँ √2 P-6Q P-6Q बट्टा Q के बराबर है। ठीक है, यहाँ √2 ठीक है P-6Q बट्टा में 6 के बराबर है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कभी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हुआ है, तो कभी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग लिख दिए। अब देखिए, अतः हमारा मानना गलत था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। यह प्रश्न जो है, ये प्रश्नावली 1.3 जो है 1.3 उसका अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार आज हमारा जो है ना प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। कल से हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।